हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर होता है उसका हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एच टी टी 40 इंजन के निर्माण के लिए यूएस आधारित हनीवेल के साथ $100 मिलियन से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसा किया है। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 27 जुलाई 2022 को यूएस स्थित हनीवेल के साथ $100 मिलियन से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत हनीवेल HAL के हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि HTT 40 के लिए 88 इंजनों की आपूर्ति और निर्माण करेगी। यह HTT 40 के लिए रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करेगा। HTT 40 भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण विमान है। आप इसे याद रखेंगे कि HTT क्या है, तो HTT भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए हैं। तो ये किसने कमाया है? तो ये कमाया है इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 279 रुपये विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके कमाया है। यानी कि इसरो ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $289 बिलियन कमाए हैं। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनियों के साथ मिलकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में 30 जून को इसरो ने PSLV C-53 मिशन ने सिंगापुर के तीन उपग्रहों DSEO, न्यूसार और स्कूब 1 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण या लॉन्च किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जी के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, और यही नीरज चोपड़ा हैं जो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था भाला फेंक में। आप इन्हें याद रखेंगे। यानी कि कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट के कारण इंग्लैंड में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर कर दिया गया है। ये कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV द्वारा भारत में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस को अलग किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है। ठीक है, यानी कि पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV द्वारा भारत में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस को अलग किया गया है। NIV इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के तहत काम करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि NIV किसके तहत काम करता है, तो ICMR के तहत काम करता है। भारतीय स्टोनों का जीनोम अनुक्रमण पश्चिमी अफ्रीकी स्टोनों के साथ 99.85% मेल खाता है, जो विश्व स्तर पर फैला है। देखिए दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग का ज़्यादातर जो जीन होता है या जो ऐसा माना जाता है, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री में के इतिहासकारों ने भी पाया है या वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा संबंध पहले अफ्रीका से था। आपको पता है कि अफ्रीका क्या है? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है
और अफ्रीका से ही टूटकर, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, ये अफ्रीका से ही टूटकर अलग होकर बना है। इसीलिए हम लोग के अंदर जो जीन पाया जाता है वो अफ्रीकी जीन से, अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले लोगों की जीन से बहुत हद तक मेल खाता है, क्योंकि कभी हम अफ्रीका महाद्वीप के ही हिस्सा थे। इसीलिए ये जो वायरस है मंकी पॉक्स, इसका जो स्ट्रेन है यह पश्चिमी अफ्रीका के साथ 99.85% मेल खाता है, जो विश्व स्तर पर फैला है। ठीक है, मंकी पॉक्स एक तीव्र वायरल बीमारी है जो इनके लक्षण बुखार, लिम्फ नोड का आदि, जिसके कारण क्या होता है, बुखार हो जाता है और लिम्फ नोड हमारे शरीर में क्या होता है, बढ़ जाता है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 की अगर थीम की बात करें या विषय की बात करें तो इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर है। क्या है इस बार की थीम? तो लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर है। पृथ्वी जो है वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों के लिए आवास का नुकसान, यानी जो हमारे वन्य जीव हैं इनके आवास का दिन पर दिन नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जो क्या है ना, मानव की जो आबादी है वो बस्तियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और जब बस्तियां धीरे धीरे बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है जंगल छोटे होते जाएंगे, वनों की कटाई आदि संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि CCEA ने किस देश में BM सील 11 रियायत परियोजना के विकास के लिए भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड यानी BPRL द्वारा 1600 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है? तो यह ब्राजील को दी है। ठीक है, यानी आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने ब्राजील में BM सील 11 रियायत परियोजना के विकास के लिए भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड यानी BPRL द्वारा 1600 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। ठीक है, BPRL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, 2008 से BPRL ब्राजील में इस परियोजना के विकास से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि BPCL का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, लेकिन BPCL की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके CEO या महानिदेशक कौन है, ये आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दिनेश सहारा फाउंडेशन यानी DSF ने किसने उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है? तो यह किस क्षेत्र में किया है? तो संगीत के क्षेत्र में किया है, यानी कि दिनेश सहारा फाउंडेशन ने संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है। इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। यह ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह के अलावा इसमें सम्मानजनक नगद राशि भी शामिल है। और इस कार्यक्रम के दौरान दिनेश सहारा की पुस्तक सनातन लीला, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सनातन लीला किसकी पुस्तक है, किसकी लेखक, मतलब किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखिएगा दिनेश सहारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किस ब्रांड ने ले लिया है? तो मास्टर कार्ड ने ले लिया गया है, और यह है मास्टर कार्ड का लोगो और यह है BCCI का लोगो। ठीक, यानी कि मास्टर कार्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला होगी, तो आप इसे याद रखेंगे। पेटीएम 2015 से BCCI का टाइटल प्रायोजक रहा है, लेकिन 5 जुलाई 2022 को
उसने मास्टर कार्ड को अपने अधिकार हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? तो गेम्स वाइड ओपन का किया गया है। यानी कि 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने 25 जुलाई 2022 को अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। अब पेरिस का यह पेरिस जो है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो मेजबानी कर रहा है, यह चौथा है, तो यह तीसरा है। इसके पहले वह 1900 में यानी सन 1900 में 1924 में आयोजित होने के बाद पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होने वाले हैं। 32 मतलब एथलीट 32 खेलों में कुल 329 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। यानी जो एथलीट है, जो अलग अलग खेल खेलने वाले एथलीट हैं, वह कुल 32 खेलों में कुल 329 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ठीक है, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 यानी AI 4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो यह IIT मद्रास ने किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI 4 भारत में नीले कड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ने किया था। ठीक है, नीलेकड़ी 36 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ केंद्र का समर्थन करेंगे। AI 4 भारत को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज AI बनाने के लिए IIT मद्रास की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। ठीक है, किस राज्य में पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, सी ऑटो स्टैंड किससे संबंधित है? तो महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कदम किससे संबंधित है? तो यह पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है जिसको IIT मद्रास ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, किसके लिए समझौता किया है? तो हाइपरलूप, भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के समझौता किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने अपनी पुस्तक हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम E. कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वेस्ले मार्गन ने जीता है। यहां से आपके दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ये पूछा जाएगा कि द हार्डेस्ट प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे वेस्ले मार्गन है। और इनको इस पुस्तक के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो विलियम E. कोल्बी पुरस्कार मिला है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? तो गीतांजलि श्री मिली हैं। और इनको किस पुस्तक के लिए मिला है बुकर पुरस्कार? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो भारत की पहली लेखिका जो बनी है गीतांजलि श्री, जिनको बुकर पुरस्कार मिला है,
इनको किस किताब के लिए मिला है? इनके किताब का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति अभ्यास शुरू किया गया है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो संयुक्त सैन्य संप्रति अभ्यास शुरू किया जाता है, मतलब हर साल ये आयोजित होता है संयुक्त सैन्य संप्रति अभ्यास। किसके किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप लोग इसको तैयार करते जाइए। आपके जो आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। खास करके जो रिवीजन वाला पोर्शन है इसको आप लोग जरूर ध्यान देते रहिए, क्योंकि रिवीजन देखिए करंट आपको तभी आप करंट पे आपका पकड़ बन पाएगा जब आप डेली रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के लिए मैं कई तरीके अपनाता हूँ। एक तो कल का रिवीजन करा देता हूँ, आज समय चूंकि नहीं मिल पाया, समय की कमी के कारण आज वाला करंट अफेयर का, कल वाले करंट अफेयर का मैं रिवीजन नहीं करा पाया। उसके बाद से मैं आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं। उसके बाद से जनवरी से लेकर जुलाई तक के मतलब पूरे 6 महीने का करंट अफेयर का रिवीजन मैं कराता हूं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका बस वीडियो देखने से ही आपका ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, मान लीजिए कि आप लगातार बस वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम में जाएंगे और जब बैठेंगे और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।